अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जब जब की जाएगी यानी मार्केट फॉर्म्स तो आएंगी ही आएंगी। सो सबसे पहले जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर या आप जैसे मार्केट फॉर्म कह रहे तो वो आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। देखो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये मार्केट्स ना जब डिटरमाइन की जाती है वो कुछ अकॉर्डिंग टू कुछ करेक्टरिस्टिक डिटरमाइन की जाती है। सो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये वो है जिसमें न्यूमरस फॉर्म्स होंगी, मल्टीपल सेलर्स होंगे जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यानी इन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स वो सेल करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट पॉसिबल होता है। सो ये 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब इन शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल होगा, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे। अब जो फर्म्स होगी वो प्राइस चेकर होंगी क्योंकि जो मार्केट है वो प्राइस डिटरमाइन करेगी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे उस प्राइस पे हमारी प्रोडक्ट एक मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाएगा, जो सारी फर्म्स को वो ही लेना पड़ेगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसमें पॉसिबल है। सो इन शॉर्ट जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो प्योरली मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होते हैं, यानी जहाँ क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, ना कोई सेलर ना कोई बायर इंडिविजुअली प्राइस को ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता। जो इंडस्ट्री में जो मार्केट में मार्केट फोर्सेस ने प्राइस सेट कर दिया सभी को वो ही लेना पड़ेगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो जो इन शॉर्ट जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो प्योरली मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी सिंगल फर्म का कंट्रोल नहीं होता मार्केट प्राइस पे। हर फर्म प्राइस चेक कर रहा है, वो प्राइस मेकर नहीं, मतलब उसको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, जो प्रिवेलिंग है। सो फर्म्स क्या करते हैं, उनको अपना मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, ये तो आपको पता है। बस वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जहां पे उनका जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्केट प्राइस के बराबर होगा। मतलब हर बंदे को, हर फर्म का काम यही है, उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। परफेक्ट कंपटीशन में ये सिचुएशन तब अचीव होगी जब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो जब मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगी, वो लेवल तक आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है। सो इसकी जो मेजर चीज़ ये है कि जो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है वो प्राइस चेक कर होती है। सो जो फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, उसे मार्केट फोर्सेस ने जो प्राइस सेट कर दिया उसे एज इट इज उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, फर्म ने तो जस्ट उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इन द लॉन्ग रन ऑफ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यानी जब लॉन्ग रन का टाइम पीरियड होगा, जब सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे, तब जब आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा और वो आगे एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होंगे, तब आप इक्विलिब्रियम में होगी आपकी फर्म। यानी लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वो आउटपुट मतलब वो लेवल ऑफ प्रोडक्ट मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, उस लेवल पे प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे उसकी मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और जो उसका एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है। सिंपल चीज़ है, MR इज इक्वल टू MC कह लो, AR इज इक्वल टू EC कह लो। अगर हम एडिशनली और इसमें देखें तो फर्म का जो ऑपरेटिंग लेवल होगा वो मतलब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट करेगी ताकि जो उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड होगा। मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जो मिनिमम पॉइंट होगा, वहाँ पे उसको सबसे कम कीमत पड़ रही होगी प्रोडक्शन की। सो दैट पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो जो आपकी इनफाइनाइटली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के साथ रिलेटेड है। इन शॉर्ट ये ना मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि जो आपका इनफाइनाइटली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है वो किस मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, यानी वो परफेक्ट कंपटीशन में आता है। परफेक्ट कंपटीशन में एज मैंने आपको बता दिया कि बायर और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, फर्म्स जस्ट प्राइस चेकर होती हैं, मार्केट फोर्सेस प्राइस को डिटरमाइन करती हैं कि कौन सा मार्केट में प्राइस प्रिवेल करेगा। अब जो डिमांड कर्व होगा ना वो एक परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, जिससे क्या होगा रेवेन्यू मतलब रिजल्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू को। अब सिंपल चीज़ है, मतलब आपने प्राइस खुद तो डिटरमाइन करना नहीं, आपने तो जस्ट प्राइस लेना, बस वो प्राइस ले लो, उस पर आउटपुट सेल कर दो, सो लाइन विल बी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होगी, इन शॉर्ट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सो जो हर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म होते हैं, यानी जो फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर ऑपरेट करती हैं, वो लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर सकते हैं। मतलब ना तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, ना उन्हें लॉसेस होंगे, उनको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, क्योंकि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें बैरियर्स तो है नहीं एंट्री और एग्जिट के। सो फर्म्स जब चाहे न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं, जब चाहे एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट कर सकते हैं।
अब ये चीज़ डिपेंड करती है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कैसी प्रिवेल कर रही हैं। सो लॉन्ग रन में जब फर्म्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं तो जो न्यू फर्म्स होते हैं, देखो जब एक मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना कर देंगी ना स्टार्ट, तो दूसरी फर्म्स को भी होगा कि हम भी इस बिजनेस में एंटर करें, इस इंडस्ट्री में एंटर करें और प्रॉफिट बनाएं। सो जैसे जैसे वो उन एंटर करते जाएंगे उससे सप्लाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी प्राइस डाउन आता जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट्स के बराबर आके रुक जाएगा। तो अगर हम कहें कि फर्म्स बिलो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं तो देखो वो थोड़ी सी डिप्रेशन नहीं कह सकते, रिसेशन की चीज़ हो जाएगी। तो कुछ ऐसी फर्म्स होंगी जो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी जिनको आवारा नहीं खाते होंगे वो प्रॉफिट्स। अब जैसे जैसे फर्म्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे उससे क्या होगा, सप्लाई रिड्यूस होती जाएगी, जैसे जैसे सप्लाई रिड्यूस होगी तो प्राइस बढ़ता जाएगा। सो प्राइस ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स के लेवल पे आ जाएगा। सो सिंपल सी यहाँ पे बात क्लियर है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में सिर्फ आप नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर सकते हो, ना तो आप सुपर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल, दोनों ही सिचुएशंस अपने आप वाइप आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट्स तब होते हैं जब आपके टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब जो मार्केट प्राइस है वो ना अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेता है। जब आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहे हो ना, जो मार्केट प्राइस है वो अपने आप को वो फुली एडजस्टेबल होता है। जैसे ही डिमांड और सप्लाई कंडीशंस में चेंजेस आएंगे, ठीक है, मतलब चेंजेस आते रहेंगे, ये मार्केट है, मार्केट के डायनामिक्स है वो तो चलेंगे। जब आपकी डिमांड और सप्लाई कंडीशंस में चेंजेस आएंगे तो जो मार्केट प्राइस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, जो फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स का वो होता रहेगा। मतलब जब इन शॉर्ट सिंपल वे में समझाता हूँ, यानी मान के चलो लाइक जैसे मतलब देखो जब डिमांड और सप्लाई कंडीशंस चेंज होंगी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगा। इससे फ्री एंट्री, इसके रिजल्ट में ना जो फ्री एंट्री और एग्जिट है वो पॉसिबल होगा मार्केट में, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सो जो ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है ना, ये इंश्योर कर देता है कि फर्म्स ना लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करें, क्योंकि अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे या बिलो नॉर्मल करेंगे वो दोनों सिचुएशन खुद अपने आप खूबखू वाइप आउट हो जाएगी। सो जब फर्म्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी, वो चीज़ मैं आपको बता चुका, तब सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस डाउन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जब वो लॉसेस अगर करेंगे तो कुछ फर्म्स एग्जिट कर देंगे, जिससे सप्लाई डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा, तब भी वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको अच्छे से अब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ना बहुत फर्म्स होती है जो कम्पीट करती हैं उनके हर फर्म के डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के साथ, यानी जो डाटा सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ये इसकी एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। फर्म्स कंपीट करेंगी जिनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके फीचर्स में डिफरेंसेस होंगे, वो होंगे सिमिलर बट विद डिफरेंसेस, बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। सो ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हर फर्म का कहीं ना कहीं कुछ डिग्री मार्केट पावर की उसके पास होगी। अब ये चीज़ पॉसिबल ही क्यों है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, वो उनके प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, मतलब उनके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है। सो जो फर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे डिफरेंसेस लाएंगे। अब जो डिफरेंसेस आएंगे उनको प्रमोट कैसे किया जा सकता है, वो ब्रांडिंग करेंगे, अच्छी एडवर्टाइजिंग अच्छी करेंगे, जितने भी मीन्स उसके बाद प्राइस को छोड़ के जितने भी टैक्टिक्स मार्केट में पॉसिबल है जिससे नॉन प्राइस कंपटीशन में डल्ज किया जा सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड था यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। सो जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इसमें यानी बैलेंस बनाया जाता है, इसमें बैलेंस बनाया जाता है फर्म की डिजायर टू सेट अ हायर प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नीड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। दो चीजें हैं, एक तरफ फर्म की इच्छा कि उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आए हैं, तो माइट बी उनका प्रोडक्ट बेहतर होगा, सो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो साथ के साथ कॉम्पिटिटिव भी बने रहना चाहते हैं। सो ये दो पहलू हैं, इन दोनों में बैलेंस बनाया रखा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो इसका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व तो नो डाउट इलास्टिक है,
बट वो लेस इलास्टिक होगा। जैसे वो परफेक्टली इलास्टिक था ना, ये रिलेटिवली लेस इलास्टिक कब होगा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें तो बहुत सारी फर्म्स हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही है, जिसके कारण ही उनको कुछ पावर मिलती है, कुछ मतलब मार्केट पावर कह लो या उसकी कुछ डिग्री कह लो, कुछ मैग्नीट्यूड की मिल जाती है। सो जो डिमांड का फेस करते हैं फर्म्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक होगा अगर हम उसको सेम परफेक्ट कंपटीशन के साथ कंपेयर करें। ठीक है, सो इन शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन, उसका तो नाम ही बताते हैं, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कर्व होगा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस इलास्टिक कर्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आगे आती है ओलिगोपोली प्राइस लीडरशिप मॉडल। देखो जो ओलिगोपोली है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होती हैं, मतलब बहुत स्मॉल नंबर है फर्म्स का, मतलब ज़्यादा नहीं होती, बट उनका साइज इतना बड़ा है कि वो एंटायर मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, सो जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है वो क्या कहता है कि जो वन डोमिनेंट फर्म है, जिसे हम प्राइस लीडर के नाम से जाते हैं, वो प्राइस सेट कर देंगे और बाकी जितने भी फर्म्स हैं इंडस्ट्री में वो उसे फॉलो करेंगे। यानी जो मार्केट लीडर ने, जो प्राइस लीडर ने प्राइस सेट कर दिया, वो ही मार्केट में बाकी फर्म सारा फॉलो करेंगे। यानी जो प्राइस लीडर है वो टिपिकली ना, उसकी वो बनता कैसे है, देखो प्राइस लीडर बना कैसे जाता है, वो टिपिकली सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर उसके पास होता है, मतलब जो मार्केट में उसका ग्रास्प या होल्ड है वो सिग्निफिकेंट होगा, इवन मान के चलो 2/3 ही उसके पास होगा। ठीक है, और उसे ना सबसे डोमिनेंट बंदा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो अब डोमिनेंट क्यों बंदा कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर ही उसके पास है। सो जो प्राइस लीडर है वो जब प्राइस लीडर प्राइस सेट करेगा ना, उसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स को उसे स्टडी करना पड़ेगा। यानी मार्केट डिमांड को ऑब्जर्व किया जाएगा, मार्केट के डायनामिक्स क्या, डिमांड कैसे है, फोरकास्टिंग की जाएगी, प्रॉपर कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टडी किए जाएंगे, यानी कॉस्ट के कौन से मेथड्स आपको फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी कंसीडरेशंस है, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के प्राइस को सेट किया जाएगा प्राइस लीडर के द्वारा, और जो बाकी फॉलोअर्स हैं वो प्राइस लीडर ने जो प्राइस सेट किया वो उसको एज यूजुअल फॉलो करते रहेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो ओलिगोपोली का जो रेवेन्यू कर्व होता है ना, वो किंग्ड शेप होता है, ये चीज़ याद रखना। अनलिमिटेड बाहर ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो ओलिगोपोली है उसका जो डिमांड रेवेन्यू कर्व है वो किंग शेप होगा, यानी इन शॉर्ट स्वीजिस किंग डिमांड का मॉडल इसके अंदर एक टॉपिक आता है। अब उसको करते हैं। देखो जो स्वीजिस किंग डिमांड कर्व मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे यूज किया बिहेवियर ऑफ फर्म्स को, मतलब जो फर्म्स का बिहेवियर उसे एक्सप्लेन करने के लिए, जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। मतलब जो ये थ्योरी डेवलप की गई ना, इसका मुद्दा ये है, यानी जो फर्म्स मतलब ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रही है उनका बिहेवियर कैसा, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को यानी स्वीजिस किंग डिमांड का मॉडल को यूज किया गया। देखो ओलिगोपोली की मैंने आपको मतलब तो बता दिया, इसमें यानी बहुत कम लार्ज फर्म्स होती है जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। उनके एक्शंस, जो वो एक्शंस करेंगे, जो वो चीजें एक्टिविटीज करेंगे, वो सारी की सारी मार्केट की कंडीशंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेंगी। अब जो ये किंग डिमांड का मॉडल है ये क्या कहता है कि जो ओलिगोपोली है उसमें जो फर्म है वो डिमांड कर्व तो फेस करेंगे विद एन इलास्टिक सेगमेंट एंड इलास्टिक सेगमेंट। ये चीज समझो, मतलब इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हैं वो, देखो वो कहते हैं जो ये किंग डिमांड का मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि ओलिगोपोली में डिमांड कर्व नो डाउट फेस किया जाएगा फर्म्स की तरफ है, बट वो उसकी एक इलास्टिक सेगमेंट होगी, एक इनइलास्टिक सेगमेंट होगी। यानी जो ये मॉडल है वो ये अज्यूम करता है कि अगर फर्म प्राइस को रेस करती है तो जो दूसरी फर्म्स है वो नहीं उसको फॉलो करेंगी, वो उस रास्ते पे नहीं चलेंगी। उससे क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो जाएगी फर्म की प्रोडक्ट। यानी देखो अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया तो दूसरी फर्म्स नहीं इंक्रीज करेंगी, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, सो अगर फर्म्स लोअर करती है प्राइस तो दूसरी जो फर्म्स है वो ज्यादा प्राइस डिक्रीज कर देंगी। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ज्यादा भी मत कहो, तो मतलब देखो प्राइस आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी फर्म्स नहीं इंक्रीज करेंगे, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वो डिक्रीज जरूर कर देंगे आपके प्राइस के साथ मैच खाने के लिए, जिससे क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड जनरेट हो जाएगी फर्म के प्रोडक्ट की। यानी जो ये किंग का आएगा ना डिमांड कम है, ये चीज दर्शाता है कि जो फर्म्स है ओलिगोपोली में
उनको डिसइंसेंटिव है टू चेंजेस, प्राइस चेंजेस। मतलब अगर वो प्राइस ओलिगोपोली में, अगर कोई फॉर्म ओलिगोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में अगर कोई फॉर्म ऑपरेट कर रही है तो वो अगर प्राइस चेंजेस ला रहे हैं तो वो उनके लिए इंसेंटिव नहीं लाएगा, वो डिसइंसेंटिव लाएगा, जिससे क्या होगा, प्राइस स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट में। ठीक है, समझ आ गया। यानी जो किंग रेवेन्यू कर्व है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। सो जो ओलिगोपोली है उसमें फ्यू डोमिनेंट फर्म्स है, उनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है मार्केट पे, और जो उनका किंग रेवेन्यू कर्व है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि फर्म्स का बिहेवियर क्या है ओलिगोपोली में, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। और वहां पे वो ये अज्यूम करते हैं कि जो कॉम्पिटिटर है वो डेफिनेटली प्राइस डिक्रीज को तो मैच करेंगे बट प्राइस इंक्रीज को वो नहीं मैच करेंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्वीजिस किंग डिमांड कर्व मॉडल की। ठीक है, आगे अब एक टॉपिक आता है, वो क्या कहता है, थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली आर फाउंड टू बी इनएप्लीकेबल टू रियल लाइफ मार्केट कंडीशन। ये चीज उन्होंने असर्शन और रीजन में पूछी थी। मतलब जो प्राइस डिटर्मिनेशन की ओलिगोपोली के अंदर थ्योरीज हैं वो इनएप्लीकेबल है रियल लाइफ मार्केट कंडीशन, मतलब वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं बट रियल लाइफ मार्केट कंडीशन में वो चीज लगती ही नहीं। सो जो ओलिगोपोली मार्केट्स है उसकी अब डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। जैसे कि देखो आपको पता है उसमें नंबर ऑफ सेलर्स बड़े कम है बट वो आपस में ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बैरियर्स टू एंट्री है, और इसके अलावा कई ऐसी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो उनके लिए इतना चैलेंजेस बना देते हैं कि वो ट्रेडिशनल प्राइस थ्योरीज को लगा ही नहीं सकते। मतलब देखो अगर 5-7 फर्म्स रूल कर रही हैं तो एक का फैसला दूसरे के फैसले पे डिपेंडेंट, मतलब अगर एक अपना कोई फैसला चेंज करता है तो डैम श्योर दूसरों के फैसले उस चेंज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 5-6 तो टोटल है, यानी उनको फर्क पड़ता है कि वो इंटरडिपेंडेंट है। इवन 5-6 ने इतना डोमिनेट अपना शेयर बनाया वो कि नया बंदा एंटर ही नहीं कर सकता। सो जो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इससे क्या होता है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरीज है वो लग ही नहीं पाती। सो जो रियल लाइफ मार्केट कंडीशन है वो डेविएट हो जाती है जो अजम्पशंस की गई हैं थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली में। सिंपल वे में जब आप ओलिगोपोली के मॉडल्स करते हो, जो उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन करते हो, जो आप उसमें अजम्पशंस बनाते हो वो बिल्कुल ही सेपरेट है रियल लाइफ मार्केट सिचुएशन, उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सो इसी कारण, यही इकलौता मेजर कारण जिसके कारण जो प्राइस डिटर्मिनेशन की ट्रेडिशनल थ्योरीज है वो ओलिगोपोली में लग ही नहीं सकती। आगे वो क्या कह रहे थे, रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट, यानी क्या कहने हैं वो, रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ सेलर। ये मैंने आपको बता दिया, जो रियल लाइफ की मार्केट ओलिगोपोली की मार्केट सिचुएशन, यानी जब जहां पे ओलिगोपोली का मार्केट सेक्टर प्रिवेल कर रहा है उसमें बहुत कम यानी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग नो डाउट इंटरडिपेंडेंस होंगे, उनके फैसले एक दूसरों के फैसलों पर डिपेंड करेंगे। नई फर्म्स इजिली ओलिगोपोली में एंटर नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए शेयर बहुत बड़ा चाहिए, आपकी मार्केट पावर बहुत बड़ी चाहिए, इवन प्राइस इंडिटरमिनेट है, प्राइस नहीं आप खुद डिटरमाइन कर सकते, इवन आउटपुट भी इंडिटरमिनेट होता है। सो ये सारी ऑल लीडिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन, इन सभी चीजों के होने के कारण ना बहुत अलग अलग सिचुएशंस बनती रहती है। देखो इन शॉर्ट रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट में स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेंट सेलर है, ये तो हम चीज मांगे, यानी इवन जो हर के एक्शंस और मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स के ओलिगोपोली में एक्शंस और रिएक्शंस है उन पे आपके फैसले डिपेंड करते हैं। मगर अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर कोई फैसला लेता है तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसे यह रिएक्शन देनी पड़ेगी अपने फैसले में। इवन बैरियर्स हैं एंट्री के, जिसके देखो बैरियर्स होने का रीजन आपको फायदा देगा। अगर बैरियर्स हैं एंट्री के तो आपका जो कंपटीशन है वो लिमिटेड रहेगा, यानी ये चीज ठीक है, नो डाउट कंपटीशन लिमिटेड रहेगा बट साथ के साथ ये एक प्राइस डिटर्मिनेशन को डिसाइड करने में कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर देती है। आप अच्छे से खुद प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, जिससे कारण बहुत सारी आउटकम्स अलग अलग निकलेंगी। सो जो ओलिगोपोली का स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन आई थी, वो क्या कह रहे थे, oligopolist markets often lead to more technological change and product improvements compared to alternative market structure। अब देखो आपको पता है एक परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली। अब वो कह रहे हैं अगर आप इसके अलावा देखो डिओपोली होता है, मतलब काफी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बट वो इतनी इंपॉर्टेंस के नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, अगर आप ओलिगोपोली में ऑपरेट कर रहे हो तो जो ओलिगोपोली की मार्केट है ना वो ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और एडवांसमेंट आती हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे इंप्रूव होते हैं बट कोई ऐसा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज ओलिगोपोली के कंपैरिजन में ज्यादा आएंगे और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स ज्यादा होंगे। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है, इसमें से जो सबसे पहला कारण वो है कि जो कंपटीशन है अमंग वो फ्यू लार्ज फर्म्स के बीच में है।
मतलब ओलिगोपोली में जो फर्म्स हैं जो सेल कर रही हैं वो बहुत कम है नंबर में, वो आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। सो इसके कारण जो competition है वो इंटेंस होता है। जितना इंटेंस कंपटीशन होगा उतना ही वो फर्म्स को इन्वेस्ट करने में इंकरेज करता है कि हर फर्म ट्राई करती है वो ज्यादा से ज्यादा R&D में इन्वेस्ट करे। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा प्रोडक्ट्स को लेके उतनी न्यू टेक्नोलॉजीज बनेंगी, उतने प्रोडक्ट्स इंप्रूव होंगे। सो इनके ये चीज पता क्यों होती है, क्योंकि उनको ये है कि उन्होंने दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा मार्केट शेयर को गेन करना, मतलब उन्हें किसी भी हालत में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। वो मार्केट लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनोवेशन इज द बेस्ट वे टू चूज फ्रॉम। यानी जितने आपके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है अपने मार्केट शेयर को ग्रोथ करने के लिए, उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनोवेशन। और इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स में एडवांसमेंट्स लेके आते हो। सो ये पहला फैक्टर था। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। देखो ओलिगोपोलिस्ट फर्म को ना हमेशा बेनिफिट मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ये क्यों चीज है, क्योंकि देखो ये तो आपको पता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट एडवांटेजेस लेके आती हैं, क्योंकि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है ना उसके आपको काफी कॉस्ट बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, बल्क डिस्काउंट्स मिलने जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। अब देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम ओलिगोपोली में बढ़ती रहती है, ये फर्म्स क्या करते हैं, देखो फ्यू फर्म्स हैं पूरी मार्केट को डोमिनेट कर गया, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, यानी इनको प्रोडक्शन बहुत हायर लेवल पे करनी ही पड़ेगी। जितना लार्जर इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम्स होंगे उतना ज़्यादा फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को R&D पे एलोकेट करते हैं, उतना ही ये एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब इनका कारण यही है, जितना ये पैसा R&D और इनोवेशन में लगा रहे हैं, इनका कारण यही कि इनके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स आ सके। सो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स को फाइनेंशियल मींस प्रोवाइड करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास देखो सिंपल वे है, इन्वेस्टमेंट मतलब रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपके पास तभी जनरेट होगा जब आपकी सेल्स स्टार्ट होगी। क्यों, जो ये ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स होती हैं इनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। जितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है एक तरफ इनको कॉस्ट एडवांटेजेस मिलती रहेंगे, दूसरी तरफ इनके प्रोडक्ट से इनको रेवेन्यू भी अच्छा रहता रहेगा। सो इनका एट द एंड जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा होगा, यानी जितना अच्छा इनको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा ये इन रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नो डाउट ओलिगोपोलिस में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा आपके पास अवेलेबल होता है रिसर्च में डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड फैक्टर आता है इंटरडिपेंडेंस एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। जो ओलिगोपोली है इसमें फर्म्स हाईली इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के एक्शंस और रिएक्शंस पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनको क्लोजली अपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मतलब उनका बिल्कुल हर सेकंड पे कॉम्पिटिटर पे ध्यान होगा कि उनका कॉम्पिटिटर मार्केट में कर क्या रहा है। सो अगर एक फर्म के एक्शंस के देखो, जो एक फर्म है या आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके एक्शन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट मार्केट पे भी पड़ेगा और दूसरी फर्म्स की स्ट्रेटेजीज के भी पड़ेगा। ये चीज को आपको माननी पड़ेगी। मतलब अगर 5 फर्म्स ऑपरेट कर रही है, 5 में से एक फर्म ने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरी मार्केट को हिला गया, मार्केट पे तो इंपैक्ट पड़ेगा, यानी उसके एक्शन की जो 2-4 बची फर्म्स है ओलिगोपोली में उनकी स्ट्रेटेजीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो जो ये इंटरडिपेंडेंस और जो ये स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है ना, ये इंसेंटिव्स क्रिएट करता है फर्म के लिए। सो वो क्या कहता है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं, यानी कि जो एक्शन होगा ना हर कोई ये चाहता है कि पहले वो एक्शन लाके मार्केटिंग इन्फ्लुएंस करे, यानी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अचीव करें। सो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने में इंकरेज करता है ओलिगोपोली मार्केट्स में। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी। देखो जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो आपकी मार्केट एंट्री है उसमें बहुत कम डिस्ट्रप्टिवनेस है, यानी विद फ्यू, एक पहले लाइन सुनो, oligopolist markets often exhibit long-term market stability with fewer disruptive market entry and exit dynamic compared to other market structure। बड़ा सिंपल है, देखो ओलिगोपोली में एंट्री भी डिफिकल्ट है, एग्जिट भी डिफिकल्ट है, यानी ये डायनामिक्स इतना चेंज नहीं होते। जितना ये डायनामिक्स कम चेंज होते हैं उतना ही ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के लिए बेनिफिट है, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, यानी जो ये स्टेबिलिटी बन गई एक बार, ये फर्म्स को अलाउ करती है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है कि मार्केट रैपिडली एकदम चेंज हो जाएगी या न्यू एंटर हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट से रोड हो जाएंगे। सिंपल वे में, सिंपल उनको ये चीज पूरी वो स्टेबल है, उनको किसी के आने का डर नहीं, किसी के जाने का तो देखो कोई पैसे भी डर नहीं होता, अगर कोई चला भी गया तो बेनिफिट है। सो मेन चीज ओलिगोपोली में ये एंट्री है ना, जो उस पर इतने स्ट्रॉन्ग और रिगोरस बैरियर्स है ना
कि इजीली आप ओलिगोपोली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, तो ये चीज एक इंसेंटिव देती है, एक बूस्ट प्रोवाइड करती है जो ऑलरेडी ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स ऑपरेट कर रही है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है R&D में, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी भी हालत में इरोड या खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स का। अब जो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स है ना, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो देखो, जो कार्टेल्स होते हैं, पहले लाइन सुनो, पेपर में आई क्या थी, वो क्या कह रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। दो तरीके का कंपटीशन होता है, एक प्राइस कंपटीशन, एक नॉन प्राइस कंपटीशन। जो प्राइस कंपटीशन होता है उसमें आप प्राइसेस में चेंजेस लाके एक दूसरे के साथ कंपीट करते हो। नॉन प्राइस कंपटीशन में प्राइस को छोड़ के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस लाके कंपीट किया जाता है। सो देखो, अगर आप कार्टेल को फॉर्म कर रहे हो, कार्टेल बना रहे हो, तो वो नॉन प्राइस कंपटीशन का एक एक्सट्रीम केस है। अब इसको डिटेल में करते हैं। देखो, ओलिगोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत कम फर्म्स हैं, यानी जो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। उनमें जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उसका क्या मतलब है कि ये वो कंपटीशन जिसमें वो प्राइस एडजस्टमेंट पे अकेला रिलाई नहीं करते। ये एक खास चीज है, यानी ओलिगोपोलिस मार्केट में जो कंपीट किया जाता है वो प्राइस कंपटीशन नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा नॉन प्राइस कंपटीशन है, जिसमें यानी आप सोनली प्राइस पे, अकेला प्राइस पे नहीं डिपेंड करोगे, आप दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करोगे कंपीट करने के लिए। यानी इसमें कंपीट किया जाता है थ्रू मींस अदर देन लोअरिंग प्राइसेस। जैसे आम स्ट्रक्चर्स में, आम मार्केट्स में प्राइस को ऊपर नीचे करके कंपीट किया जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन में खास करके ओलिगोपोली में दूसरे फैक्टर्स को, यानी आप प्राइस को नहीं लोअर करो, इसके अलावा फैक्टर्स को यूज करके कंपीट करोगे। अब ये फैक्टर्स कैसे होंगे, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रॉन्ग कर दो, मतलब रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ले आओ और अपना बिहेवियर स्ट्रेटेजिक कर दो। ठीक है, सो जो कार्टेल्स की फॉर्मेशन है वो एक एक्सट्रीम केस है नॉन प्राइस कंपटीशन का ओलिगोपोली में। अब जो ये कार्टेल्स है इसमें ना कल्यूजन हो जाती है अमंग फर्म्स के बीच में, यानी वो एक दूसरे के साथ टाई अप कर लेते हैं, इंडस्ट्री में वो कल्यूड कर लेते हैं, जिससे वो एग्री करते हैं कि वो अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, इकट्ठा चल के चलेंगे। देखो, एक चीज तो उनको पता है कि हम ये 5 फर्म्स हैं, हम पूरी मार्केट को डोमिनेट करेंगे, 6वां कोई बंदा नहीं है। सो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करने के बजाय एक कार्टेल बना लेते हैं, वो कार्टेल बना लेते हैं, वो कल्यूड करते हैं, यानी वो ये डिसाइड कर लेते हैं हम अपने जितने भी हमने एक्शंस मार्केट में लेने हैं वो कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, हम कलेक्टिवली प्राइसेस सेट करेंगे, मतलब प्राइसेस और आउटपुट लेवल हम मिलके सेट करेंगे, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। सो जो कार्टेल का मेन एम यही होता है कि आपने कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करना है, कंपटीशन खत्म करना है, और जो आपके जॉइंट प्रॉफिट्स होंगे, जो अब आपने कार्टेल बना लिया, जब आप कोल्यूड करके काम कर रहे हो, तो जो आपके जॉइंट प्रॉफिट उसके रिजल्ट के कारण होंगे उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, यानी आप एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं, आप एज अ सिंगल एंटिटी काम करोगे रादर देन कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। मतलब अकेले अकेले लड़ने की बजाय इकट्ठे रल जाओ, पूरी मार्केट में राज करो, ये कार्टेल का सिंपल वे में कहना है। सो जब कार्टेल बनते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग फर्म्स होती हैं कार्टेल में, वो प्राइस कंपटीशन को खत्म कर देती है। मतलब अगर 5 फर्म्स है, 5 की 5 कार्टेल बना रही हैं, तो 5 की 5 आपस में जो उनका प्राइस कंपटीशन का उसको खत्म कर देंगे, वो मार्केट पे कंट्रोल करेंगे। तो यानी देखो, प्राइस खत्म करने से अब वो सिंगल एंटिटी बन गए, मतलब पूरी की पूरी मार्केट उनके हाथ में होगी, यानी इससे वो नॉन प्राइस कंपटीशन में इंगेज हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो कार्टेल्स इलीगल है हर कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि इनके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत है मार्केट कंपटीशन पे और कंज्यूमर के वेलफेयर पे। क्यों है इनके? देखो, अगर 5 फर्म्स का पूरा मार्केट शेयर है, मतलब ऑलमोस्ट वही 5 फर्म्स के प्रोडक्ट पूरी मार्केट में जाने, अगर वो आपस में मिल जाएंगे, उन कल्यूड कर लेंगे, एक एंटिटी बना देंगे, तो कंज्यूमर का वेलफेयर चेक पे आ जाएगा, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी देंगे, अपने टर्म्स पे प्रोडक्ट देंगे, और आपको वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। सो इन शॉर्ट, कार्टेल की फॉर्मेशन कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए और मार्केट में जो कंपटीशन है उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यही इकलौता कारण है जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज में कार्टेल फॉर्मेशन इलीगल मानी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो क्या कह रहे हैं, फर्म्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल इन एन
ओलिगोपोलिस्ट मार्केट, यानी जो फर्म्स हैं जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में प्रिवेल करें वो डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल होती हैं, ठीक है। जो उनका मार्केट लीडर है, जिसे हमें डोमिनेंट फर्म कहते हैं, वो सबसे पहले कोई ना कोई मूव लेगा, वो एक्शन करेगा और ट्राई करेगा कि वो मार्केट का 2/3 शेयर कैप्चर कर ले, और जो उसकी फॉलोअर फर्म्स है जिसे हम वीकर फर्म के नाम से जाते हैं, उनको जस्ट केवल 1/3 शेयर ही मिलेगा, ठीक है। यानी जो ये स्टेटमेंट दी गई थी ना, ये एक ऐसा ओलिगोपोली मार्केट का जो बहुत कॉमन सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करती है, यानी जिसमें सिंपल यही कहा गया कि जो डोमिनेंट फर्म है वो एक मार्केट शेयर, जो मतलब सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वो इस्टेब्लिश करेगा, जिससे उसको कम से कम 2/3 पूरी मार्केट का शेयर मिल जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं प्राइस लीडर और डोमिनेंट फर्म बन जाएगी। बाकी सारे के सारी जितने भी बाकी कॉम्पिटिटर्स बचे हैं उसे सेम उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, वो उसके साथ डायरेक्टली हेड ऑन कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गया। सो ये चीज सजेशन रीजन में आई थी। आगे वो क्या कह रहे हैं, ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स डू बेटर बाय कोऑपरेटिंग देन बाय फॉलोइंग देयर डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ये है कार्टेल का क्वेश्चन, यानी वो क्या कहते हैं, ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स है ना, जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के संग चलती हैं, तब वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं अगर हम उनको मतलब अकेला चलने के मतलब जैसे कहने जैसे एक से भले दो से भले तीन से भले चार, अगर चारों रल के काम करेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो जो फर्म्स की कॉपरेशन है ओलिगोपोली में, ठीक है, उससे आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। म्यूचुअल बेनिफिट्स कैसे होंगे, एक तो सभी एक मार्केट स्टेबिलिटी बन जाएगी, मतलब मार्केट के स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ने आपस में मतलब कोऑपरेट कर लिया, कल्यूड कर लिया। सो इन दिस सेंस प्राइस ऊपर नीचे तो होगा ही नहीं, ना कोई इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे, यानी स्टेबिलिटी बन जाएगी, प्रॉफिट्स हायर हो जाएंगे, यानी आप अपना हायर प्राइस सेट करोगे। अगर आपने कल्यूड किया हुआ है तो जितना हायर प्राइस होगा उतने आपका मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप अर्न करोगे, और जो आपका डिस्ट्रक्टिव प्राइस कंपटीशन वो अवॉइड होगा। मतलब कोई भी जो कार्टेल का मेंबर है जिसने कल्यूड किया हुआ है, कॉपरेट किया हुआ, कोई भी डिस्ट्रक्टिव प्राइस कंपटीशन में इंडल्ज होगा ही नहीं, क्योंकि किसी को प्राइस चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अगर प्राइस नहीं चेंज होगा तो कंपटीशन नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, अगर वो कॉपरेट करती हैं ओलिगोपोलिस्ट फर्म तो पोटेंशियली ज्यादा उनको आउटकम्स मिलेंगी, rather than अगर वो अपनी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को अकेले चलते हैं। मतलब अकेला बंदा अकेला ही होता है, 2 या 3 बंदे रल के 2 या 3 ही होते हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब देखो, हमने कार्टल्स के बारे में बहुत चीजें कर ली, अब करते हैं कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कार्टल्स की फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी को हिंडर करते हैं। मतलब कई ऐसे भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, जो कार्टल्स की फॉर्मेशन में डिफिकल्टी पैदा कर देते हैं। अगर बाई चांस वो फॉर्म हो भी गए तो वो इतने सस्टेनेबली बहुत जल्दी टूट जाएंगे वो। इनमें से सबसे पहला आता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। देखो, अगर प्रोडक्ट हर फर्म का डिफरेंशिएट होगा तब आप कार्टेल नहीं बना सकते, क्योंकि कार्टेल बना के कर भी क्या लोगे, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, कार्टेल का प्राइस नहीं चाहिए। यानी अगर तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, फिर तो आप कार्टेल को अच्छे से बना सकते हो। बट अगर आपकी फर्म्स के प्रोडक्ट ही डिफरेंशिएटेड, वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं खाते, और कार्टेल अगर आपने बनाई तो आपको आपकी कॉस्ट ही नहीं पूरी हो रही, तो क्यों बनाओगे कार्टेल। सो ये सबसे पहला फैक्टर है। सेकेंड आता है डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखो, हर फर्म का अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। जो कॉस्ट स्ट्रक्चर यानी कॉस्ट मेथड वो फॉलो कर रहे हैं, माइट भी वो कार्टेल में उसको फॉलो कर ही ना पाए, जिससे कारण उनको लॉस होंगे। सो ये चीज भी अवॉइड करती है कार्टेल्स की फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी को। लास्ट आता है लो फ्रीक्वेंसी सेल्स कपल्ड विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आउटपुट। देखो, कार्टेल के कारण, देखो अगर आप रल के आपस में मिलके ज्यादा प्राइस सेट करोगे तो जो आपका सेल्स है वो कम हो जाएंगी, आपकी सेल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर प्राइस सेम होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो अगर एक मार्केट में 5 फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, एक फर्म बिल्कुल नजदीक है कंज्यूमर मार्केट के, दूसरी 20 किलोमीटर दूर है, तो अगर आपने कार्टेल सेट किया हुआ, आपका सेम प्राइस है, तो ऑब्वियस बात है जो पहली नजदीक वाली फर्म है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स उसके ही सेल होंगे, दूसरों को स्लो, जो सेल्स की फ्रीक्वेंसी वो लो हो जाएगी, चाहे आप जितना मर्जी अमाउंट का आउटपुट बना के रखो। सो ये 3 मेजर फैक्टर है जो पेपर में रैपिडली अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं, जो कार्टेल्स की फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी को हिंडर करते हैं। अब आगे आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे पीटर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के नाम से जाते हैं। देखो, जो पीटर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, ये एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। यानी जो आपकी कंपटीशन की इंटेंसिटी है, जो उसके स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स है, यानी जो स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं जो डिटरमाइन करके बताते हैं कि इन कंपटीशन कितना इंटेंस है, कौन से सेगमेंट में इंटेंस है,
क्या कारण, रीजन के साथ कारण इंटेंस है? जब आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, इसकी जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगी वो पीटर स्ट्रेटेजिक फ्रेम कवर करके आपको बताएगा। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स इन एन ओलिगोपोलिस्ट इंटरेस्ट, और सेकंड जो आपके ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी जो पीटर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, इसमें आगे ये हम और आगे डिटेल में करेंगे। बेसिकली इसमें 5 फैक्टर्स आते हैं, वो डिटरमाइन करके बताते हैं कि ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या प्रोबेबिलिटी या फर्म्स की क्या प्रोबेबिलिटी से वो काम कर रही है और क्या इंटेंसिटी कंपटीशन की प्रिवेल कर रही है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक आता है स्टेकलबर्ग मॉडल। देखो जो ये सिचुएशन है, यानी द सिचुएशन इन विच ईच प्लेयर इन एन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट अडॉप्टेड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बट कुड डू बेटर बाय कोऑपरेटिंग, ये स्टेकलबर्ग मॉडल बताता है। हमने इसकी उल्टी चीज किया। पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, वो ज्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स उनको रिजल्ट करेंगे, यानी उनको ज्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे रेदर वो अकेले अगर अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। बट स्टेकलबर्ग मॉडल ये कहता है कि ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में जो फर्म्स है अगर वो अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को यूज करती हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यानी इन शॉर्ट सेम ही चीज कह रहा है, यानी समझ लो, कंफ्यूज मत हो, मैंने यह जानबूझ के आपको चीज किया। इन शॉर्ट स्टेकलबर्ग मॉडल, जो हमारा स्टेकलबर्ग मॉडल है उसका भी यही कहना है कि अगर आप अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को अकेला यूज करते हो, यानी ओलिगोपोलिस्ट फॉर्म अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को यूज करती है, नो डाउट उससे बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, आपने अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स होंगे, बट वो उतने लेवल के नहीं होंगे जितना आप कॉपरेट करोगे। मतलब जब आप कॉपरेट करोगे, आपकी एक डोमिनेंट स्ट्रेटेजी पूरे कार्टेल की होगी, आप कॉपरेशन के थ्रू होगे, उससे आपको ज्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे rather than अगर आप अकेले अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। सो ये था आज के सेशन का लास्ट टॉपिक।